नमस्ते बच्चों, मैं आचार्य हरे कृष्ण शर्मा आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज का जो अपना विषय है कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान में जो भूगोल का जो पार्ट है भाग दूसरे में अध्याय 3 अपवाह अर्थात अपवाह तंत्र के बारे में अपन इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे कि भारत के अंदर अपवाह तंत्र कैसा है। सबसे पहले यहाँ पर हमको कुछ शब्दों को ध्यान में समझना पड़ेगा, उनका अर्थ समझना पड़ेगा। जैसा कि अपवाह से तात्पर्य क्या है? तो किसी भी क्षेत्र विशेष में बहने वाली बड़ी एवं छोटी छोटी नदियों के जल प्रवाह क्षेत्र में बहने की स्थिति को या दशा को हम अपवाह कहते हैं। अर्थात किसी क्षेत्र विशेष में नदियों का बहना वाला जो जल की स्थिति होती है वो अपवाह कहलाता है। इसके बाद दूसरा शब्द आता है अपवाह द्रोणी। अपवाह द्रोणी, इसका तात्पर्य है किसी एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रभावित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। अर्थात एक नदी क्षेत्र का या एक नदी के द्वारा जिस जल क्षेत्र में प्रभावित होता है वो द्रोणी के नाम से जानी जाती है। और जो तीसरा शब्द है वो है जल विभाजक। जल विभाजक से तात्पर्य दो अपवाह द्रोणी के मध्य उच्च स्थलीय भूभाग या कोई पर्वत श्रृंखला जो उस नदी जल तंत्र के प्रवाह को अलग अलग भागों में विभाजित करती है उसको हम जल विभाजक कहते हैं। जैसे हम राजस्थान की बात करें तो अगर राजस्थान की जल विभाजक रेखा कौन सी है तो वो अरावलीय पर्वतमाला कहलाती है, क्योंकि जो राजस्थान में मानसून को या नदियों को दो भागों में बांटती है। अगला जो बिंदु है, अब भारत में इस अपवाह तंत्र की स्थिति कैसी है, अपवाह तंत्र का भौगोलिक परिदृश्य किस प्रकार का है, उसकी स्थिति को अपन इस देखते हैं। भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्य रूप से यहाँ की भौगोलिक एवं प्राकृतिक आकृतियों द्वारा निर्धारित किया गया है, अर्थात निर्धारित होता है। जैसा कि इस देश की भौगोलिक बनावट है उस व्यवस्था के ऊपर हमारे देश का अपवाह तंत्र निर्भर करता है। इसलिए भारत में बहने वाली सभी नदियों को हम मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजित करते हैं, अर्थात दो भागों में बांटते हैं। जिसमें पहला है हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली प्रमुख नदियों का तंत्र जो हिमालय पर्वत से निकलती। इनमें मुख्य रूप से जो नदी है वो सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है आदि। और जो दूसरा नदी तंत्र है वो है प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियां, अर्थात तटवर्ती भाग के ओर से बहने वाली जो प्रमुख नदियां हैं जिनको हम आमतौर पर दक्षिण भारत की नदियां भी कहते हैं। दक्षिण भारत का नदी तंत्र के नाम से भी इसको अपन जानते हैं। और इनमें प्रमुख नदियों में आता है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। कौन कौन सी? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। अब इन दोनों को अपन विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करते हैं।
तो सबसे पहले अपन लेते हैं हिमालय पर्वत क्षेत्र की नदियों का अपवाह तंत्र। हिमालय पर्वत क्षेत्र की नदियों का अपवाह तंत्र। इस क्षेत्र से निकलने वाली जो नदियां हैं अधिकांशतः वर्ष भर बहती है, क्योंकि इन नदियों का जल वर्षा जल के साथ साथ पर्वतों से पिघलने वाले हिमखंडों का जल भी इसमें मिल जाता है। इसलिए जल की आवक अधिक होती है और वो वर्ष भर नदियों के रूप में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बहता रहता है। दूसरी इसकी जो प्रमुख बात है उसमें हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली प्रमुख नदियों में अपनी उत्पत्ति के स्थान से लेकर के समुद्र के लंबे रास्ते तक जो दूरी तय करती है और इसके साथ साथ वो अनेक अन्य निक्षेपण की आकृतियों का भी निर्माण करती है और कई स्थानों पर तो पूर्ण विकसित रूप में नए नए डेल्टों का भी निर्माण करती है। तीसरी जो बात आती है हिमालय क्षेत्र की नदियों में, तो इस क्षेत्र से निकलने वाली जो प्रमुख नदियां हैं सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदियां, जो सबसे लंबी दूरी में बहने के साथ साथ इनके साथ साथ कई अनेक छोटी बड़ी सहायक नदियों को भी अपने साथ में जोड़ती है। इस प्रकार से ये हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियों का एक अपवाह तंत्र उत्तर भारत के बहुत सारे भूभाग को सिंचित करता है। अब यहाँ पर अगली बात जो समझने की है वो है नदी तंत्र से क्या आशय है। अर्थात ये जो सभी नदियाँ हैं, जैसे हिमालय क्षेत्र की अपन ने तीनों चारों नदियों के नाम पढ़े, इन सबको यदि अपन एक सामूहिक रूप से जोड़ते हैं और इनके साथ साथ मिलने वाली नदियों को जोड़ते हैं तो उन सबको अपन नदी तंत्र के नाम से भी जानते हैं। तात्पर्य ये है कि जब किसी बड़ी नदियों में अन्य छोटी या बड़ी सहायक नदियां आकर के मिलती है तो वह उस क्षेत्र के अपवाह तंत्र को और आगे बढ़ाने में सहायक होती है। इसलिए उसको मिलने वाली जो नदियां हैं उनके साथ साथ जोड़ते हुए हम इस पूरे परिक्षेत्र को एक नदी तंत्र के नाम से जानते हैं।